और बुलेटिन में आज सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, जहां पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ बाढ़ का कहर है तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की मार है और इस पर सरकार की नाकामी देखिए। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं गोपालगंज की, यहाँ 70 घाट पुल का एक हिस्सा ढह गया। एक महीने पहले ही इस पुल का उद्घाटन हुआ था और 264 करोड़ की लागत देखिए पानी में बह गई है। 16 जून को पुल का उद्घाटन हुआ, आज है 16 जुलाई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन बारिश, बाढ़, मानसून के मौसम में देखिए एक महीने के भीतर ही करोड़ों की लागत से बने इस पुल की जो हालत हुई है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। इस पुल को बनाने में 8 साल का वक्त लगा और ढहने में लगा सिर्फ 1 महीना। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिन परिस्थितियों में पुल का निर्माण हुआ, 8 वर्षों का समय लगा, लेकिन पहली बारिश में ही पुल की जो हालत हुई है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे, किस तरह से पुल का निर्माण हुआ। लेकिन स्थानीय लोग जिन्हें इस पुल से फायदा मिलना चाहिए था, आज जब वो ये तस्वीर देख रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है पानी के बहाव के कारण। ये अभी 1 महीना पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। तो देखा आपने, जो लोग वहां मौजूद हैं बता रहे हैं कि इस पुल से कहां कैसे आने जाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन तस्वीर आज की आपके सामने है। करोड़ों की लागत से बना पुल पहली ही बारिश में बह गया, ढह गया। सुजीत कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुजीत, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठीक आज से 1 महीने पहले ही इसका उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, 16 जून। अब आज जो तस्वीरें हैं, जरूर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री दफ्तर तक भी पहुंची होगी। सवाल ये कि अब जिम्मेदारी तय होगी इसकी? बिल्कुल जिम्मेदारी तय होगी और ये जो पुल है वो 1 महीना पहले यानी कि 16 जून को इसका उद्घाटन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और इस पुल को बनने में 8 साल लगे थे। तो सबसे बड़ी बात है 264 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। इसका जो अप्रोच साइड है, ये गोपालगंज से जो अप्रोच लगा हुआ है इस पुल के लिए, अप्रोच 30 फीट के करीब में बह गया है। आप ये बताइए कि अभी जो गंडक में बहाव है वो 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, क्यूसेक पानी है, और गंडक में 3-3.5 लाख तक का बहाव होता है। लेकिन इतने कम पानी में अप्रोच टूट जाना, यानी कि जो एज्यूम करना चाहिए, जो पथ निर्माण विभाग को जो देखना चाहिए कि पानी का दबाव ये कितना सह सकता है, उसका अंदाजा नहीं लगाया गया। और यही कारण है कि ये पुल अपने पहले ही पानी के धक्के में इसका अप्रोच जो है 30 फीट ध्वस्त हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, और चूंकि इतने साल लगे इस पुल को बनने में, इसमें इंजीनियर लगे हुए थे, तमाम लोग लगे हुए थे, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने ये अनुमान क्यों नहीं लगाया कि अगर गंडक में पानी ज्यादा आता है तो ये पुल ध्वस्त हो सकता है, ये अप्रोच ध्वस्त हो सकता है, पुल ध्वस्त हो सकता है। हालांकि अभी जो ये इस पुल का अप्रोच है वो 30 मीटर जो है फीट के करीब में ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से गोपालगंज छपरा का जो संपर्क है वो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा से ये परिचालन ठप हो गया है। तो ये पुल बनने से काफी लोगों को फायदा था, और खास तौर पर इसका लंबा इंतजार लोगों ने किया इस पुल के बनने का। मैं बता रहा हूँ कि 8 साल लगे इस पुल को बनने में, जबकि 3 साल निर्धारित किया गया था कि 3 साल में ये पुल बन के तैयार हो जाएगा और लोग आने जाने लगेंगे, वाहन का परिचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 महीना के अंदर अप्रोच का इस तरह से ध्वस्त हो जाना ये जताता है कि इस पुल के बनाने में भारी लापरवाही की गई है।
बहुत बड़ी बात आप सुजीत यहाँ पर कह रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें जो है ये विकास के दावों पर सबसे बड़े सवाल खड़े करती हैं। जो निर्माण कार्य में जुटे थे, जिन्होंने ठेका उठाया, जिनके ऊपर इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी थी, उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर सबसे बड़े सवाल हैं कि आखिर कैसे जनता के भरोसे, जनता के पैसे, टैक्स मनी का इस तरह से खून होता है। आप इन तस्वीरों में देखिए, 3 साल में पुल बनना चाहिए था, समय लिया 8 साल। और उसके बाद देखिए, बीते महीने की ही 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खुद मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। लेकिन 264 करोड़ की लागत से बना ये पुल कैसे एक झटके में पहली बारिश में तबाह हो गया, उसकी तस्वीरें आप इसमें देख रहे हैं। खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि मुंबई और ठाणे में भी जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक आज यहां बारिश आवत बन सकती है। बीती रात तक मुंबई में भारी बारिश होती रही और अभी भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। ये सिलसिला पिछले 2 से 3 दिन से लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज अगले 6 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई पर खतरा हाई टाइड का भी है। आज दिन में 2 बार हाई टाइड आने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक हाई टाइड के आने पर समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो 24 घंटे में कहां कितनी बारिश होगी, इसका जो अनुमान जारी किया है मौसम विभाग ने, वो भी आप देख रहे हैं। बांद्रा में 201 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो सकती है, तो सैंटा क्रूज में 159, कुलाबा में 152, राम मंदिर में 130 mm बारिश और महालक्ष्मी में 129 mm बारिश का अनुमान है। मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के किंग सर्कल इलाके की सड़कों पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें पूरी तरह नदी में तब्दील हो गई है। हालांकि आपको बता दें, जब भी मुंबई में तेज बारिश होती है तो किंग सर्कल के इन सड़कों पर इसी तरह पानी भर जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिलन सबवे में भी काफी पानी भरा हुआ है, परेल में भी काफी भरा हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि हिंद माता में हल्का फुल्का पानी भरा था, लेकिन वो बाद में निकल गया। लेकिन यहाँ किंग सर्कल की सड़कों को देख सकते हैं, पूरी तरह नदी में तब्दील हुई है। अभी भी आगे करीब 1 फीट से ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। आपको बता दें, बीएमसी हर बार दावे करती है कि जो हालत पहले हुआ करती थी मुंबई की सड़कों का, वो इस बार नहीं होगा। लेकिन जो हालात इस वक्त है उसको देखकर यही लगता है कि जो हालात पहले होते थे मुंबई की सड़कों का, वही हालात इस वक्त भी है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। और आइए आपको सीधे हम लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां पर सियासी संकट थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट कैंप की तरफ से आज राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान विधानसभा की तरफ से भेजे गए नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। उधर सूत्रों से खबर आ रही है कि पायलट कैंप के कुछ विधायकों के खिलाफ गहलोत कैंप के परिवार वाले एफआईआर दर्ज करवाएंगे। दरअसल इन परिजनों का आरोप है कि पायलट कैंप के विधायक उनके अपने परिवार वालों से मिलने से उन्हें रोक रहे हैं। उधर अभी भी दोनों कैंप के विधायक होटल में ही रुके हुए हैं और दोनों एक दूसरे गुट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सियासी संकट अभी भी राजस्थान में सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है, नोटिस के खिलाफ एक्शन की तैयारी है, तो वहीं परिजन भी अब कोर्ट जाने की तैयारी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो विधायक उनके परिवार के हैं वो बंधक बनाए गए हैं, मिलने जुलने से रोका जा रहा है। कल लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े आरोप लगाए हैं सचिन पायलट और उनके काम करने के तरीके पर। सुनिए उनके ये आरोप। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हौसला नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी होना सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है। 40 साल राजनीति करते हो गए। कि नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते।
तो जबरदस्त हमला कल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बोला और सचिन पायलट कैंप की तरफ से भी जवाब इस पर आया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान की परिस्थितियां आखिर किस दिशा में जा रही हैं। शरद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जयपुर से। शरद, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से एक्शन हुआ उसके बाद अब सचिन पायलट अगला कदम क्या होगा इस पर तस्वीर साफ करेंगे, लेकिन अभी तक भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। किस तरफ राजस्थान का ये राजनीतिक संकट जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मेरी सचिन पायलट के कैंप के विधायकों से सुबह बात हुई है। उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि नोटिस के जरिए 17 तारीख की रात तक जवाब मांगा है। उसके बाद गहलोत ग्रुप का प्लान है कि उनकी सदस्यता रद्द करवाई जाए। तो उनका पूरा फोकस है अभी कि अपनी सदस्यता को बचाएं और इसके लिए वो हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं, कानूनी राय ले रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों ही गुट वेट कर रहा है कि उधर से कुछ विधायक आ जाएं, इधर से कुछ विधायक आ जाएं तो हम सामने आए, तब तक होटल में रहेंगे। हमें सचिन पायलट गुट की तरफ से कहा गया था कि जिस दिन राज्यपाल से मिलने गए थे वो होटल से निकल के बर्खास्तगी के लिए मंत्रियों के, उस दिन कलराज मिश्र ने उनसे पूछा था ये क्या आपके पास बहुमत है। इन्होंने कहा था मुझे 4 दिन का वक्त दीजिए। 18 तारीख की सुबह उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र को बताना है कि हमारे पास 101 से ज़्यादा विधायक हैं, उस सूची को देना है, जिसके लिए लगातार गहलोत कैंप की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से 1-2 और विधायक अगर आ जाएं तो सूची राज्यपाल को सौंपी जाए। इस बीच ये भी एक समस्या आ गई है कि जिसे बीजेपी ने मांग कर दी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तभी होगा जब सरकार ये साबित करे कि हम बहुमत में हैं। राज्यपाल बीजेपी का है, ऐसे में अशोक गहलोत राज्यपाल के पास ये कहने जाने नहीं चाहते हैं कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं। कल ऐसी सूचना आई थी कि उन्होंने सचिवालय में कल गए 15 मिनट के लिए अपने सीएमओ ऑफिस में, तो अधिकारियों से बोला कि पता करो कितने कितने कमरे खाली पड़े हुए हैं, किस किस को मंत्रियों का ऑफिस बनाया जा सकता है। एक तरह से इन बातों के जरिए संदेश देने में माहिर हैं अशोक गहलोत की जो इनके गुट में है, कैंप में है। कम से कम मंत्री बनने के लिए, राज्य मंत्री बनने के लिए, संसदीय सचिव बनने के लिए अशोक गहलोत के साथ रहेंगे। इनकी कोशिश है कि ज़्यादातर जो पायलट कैंप के विधायक इनके पास हैं जिनकी निष्ठा संदिग्ध है, उनको सबसे पहले मंत्री या संसदीय सचिव बनाया जाए। होगा कि परिस्थितियां आगे वहां कम से कम बेहतर हों और जो ये गतिरोध लगातार बना हुआ है ये जल्द अब खत्म हो। बात अब कोरोना की करते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते हुए देश में 9,68,876 तक पहुंच गए और 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 32,695 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के केसेस में ये अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक कुल 24,915 लोगों की मौत हुई, जबकि 6,12,815 मरीज स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, 2,75,000 प्लस केसेस महाराष्ट्र में हुए हैं। 1,52,000 लोग वहां पर ठीक भी हुए हैं, लेकिन 10,928 लोगों की अकेले महाराष्ट्र में मौत हुई है। कोरोना काल में बिहार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बिहार में बारिश और बाढ़ का कहर है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में जैसे कोरोना की भी बाढ़ आ गई है। बिहार में कोरोना के एक के बाद एक कई केस सामने आए हैं। ये 2 तस्वीरें आपको बताएंगी कि बिहार में परिस्थितियां इस वक्त क्या हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के हालात भी देखिए। आज एक बार फिर वहां पर लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। कोरोना केसेस के बेकाबू मामलों की वजह से आज फिर से लॉकडाउन का ताला लग गया। बिहार ने कोरोना की एंट्री सीएम हाउस से लेकर राजभवन तक हो गई है। जानकार ये मानते हैं कि बिहार में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। कोरोना की दहशत बिहार को शिकंजे में लेने लगी है। ये तस्वीरें आरा की हैं। लोगों ने जांच शिविर के कर्मियों पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। अब भागलपुर चलिए और दहशत की कुछ और तस्वीरें देखिए। एक शख्स को सांस की तकलीफ थी, वो दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा। दवा ली, लेकिन वहीं दुकान के बाहर उसकी सांसें टूट गई। उस शख्स की मौत के बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोरोना तो नहीं। फिर उसे छूने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ, न पुलिस वाले और न ही स्वास्थ्य कर्मी। क्या करें, सरकार का ऐसा लाचार है कि कुछ किया ही नहीं।
4-5 घंटा बॉडी पड़ा रहा, वो एम्बुलेंस आया चला गया, फिर आया पुलिस आए, खाली भीड़ लगा गया और 4-5 घंटे के बाद उसको लेके गया। ये तो पूरा पूरी सरकार का एकदम बदतर रवैया है। जानकार मानते हैं कि बिहार में हालात अभी और बिगड़ेंगे क्योंकि सूबे में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। में आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, इसी को लेवल 3 बोलते हैं। बिहार में कोरोना के कसते शिकंजे की और बानगी देखिए। वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में धावा बोल दिया है। कोरोना की मार से न राजभवन बचा है और न ही सीएम आवास। सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स में कोरोना से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने में लगा है। तो ये जो भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, लोग जो है वर्चुअल रैली की चिंता कर रहे हैं, लोगों की जान की चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। तेजस्वी यादव की बातें आपने सुन ली। अब उनकी पार्टी के एक विधायक का खेल देखिए। काराकाट से विधायक संजय यादव पूरे दल बल के साथ कैमूर के झरने में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आरजेडी के विधायक करीब 20 गाड़ियों में अपने समर्थकों को भरकर तिलौथू में तुलना भवानी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं झरना देखकर जमकर मस्ती की। बातें तो खूब होती हैं, आरोप भी खूब लगाए जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बहरहाल बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के खूब दावे किए, लेकिन उन दावों में कितना दम था ये अब पता चलेगा। सासाराम से मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह और सुजीत झा, पटना आज तक। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार पहुंच गए हैं। सरकार अच्छी रिकवरी रेट का दावा भी कर रही है, लेकिन आज से पूरे सूबे में फिर 15 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बिहार में बहार नहीं बल्कि कोरोना का वार है। मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि सरकार को पूरे सूबे में 15 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सबसे पहले बिहार में हालात की गंभीरता को समझने के लिए पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 11 जुलाई को 631 नए मरीज सामने आए और कुल मरीजों की संख्या थी 14,575। 12 जुलाई को नए 758 मरीजों के साथ कुल संख्या 15,373 हो गई। 13 जुलाई को 1,269 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 16,642 पर पहुंच गया। 14 जुलाई को 1,317 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 17,959 पर पहुंचा। 15 जुलाई को 1,325 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 19,284 पर पहुंचा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% से ज्यादा है। यह भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो
जो मरीज हैं उनके स्वस्थ होने का दर भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। आज भी हम लगभग 70% के करीब हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% के आसपास है। ये ही बता रहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है। बिल्कुल महामारी का रूप लेता जा रहा है कोरोना बिहार में। अभी तक मैंने आज के दिन भी, जबकि बिहार सरकार का दावा है कि उन्होंने कोरोना का टेस्टिंग बढ़ाया है, लेकिन देश में सबसे कम अगर टेस्टिंग कहीं हो रहा है तो बिहार में ही हो रहा है। कोरोना के चढ़ते ग्राफ के खतरे को देखते हुए बिहार में सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी चीजों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी पूरी है। जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन 1, 2 आदि के समय किया, उस समय इसी हिसाब से जो है इस बार भी उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। बिहार में कुदरत की दोहरी मार है। एक तरफ बाढ़ का कोहराम है तो दूसरी ओर कोरोना का वार। सुपौल की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश और बाढ़ में कोरोना केयर सेंटर का हाल बेहाल हो गया है। ऐसा ही हाल उत्तर बिहार के ज्यादातर जगहों का है। देखना है कि सुशासन बाबू इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। क्योंकि हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं, मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसके बाद सरकार को मजबूरी में जो है ये फैसला लेना पड़ा है लॉकडाउन का, ताकि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सके और हालात को काबू में लाया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इस बीच जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने बिहार में इंतजामों की पोल खोल दी है। 5 दिन पहले अपने बहनोई की मौत के बाद पटना महानगर के यूथ जेडीयू नेता पीएमसीएच का हाल दिखाते नजर आए। सबके कारण आज मेरे जीजा जी का जान चला गया। कोई देखने नहीं आया। सुबह 7 बजे से मैंने भर्ती कराया था और कोई देखने नहीं आया। देखिए डॉक्टर चैम्बर ले जा रहा हूँ, कोई नहीं आया देखने के लिए। नहीं नर्स, नहीं कोई, नहीं इंचार्ज का नाम बताया जाता है, नहीं कुछ बताया जाता है। इसी कारण कोई देखने नहीं आया। जब मर गए तो देखने गए डॉक्टर साहब। देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है, सिर्फ गार्ड है यहाँ, बस देखने के लिए सिर्फ गार्ड है, सिर्फ गार्ड है। डॉक्टर नर्स तो है ही नहीं। लोग बोलता है कि जाएगा ना 2 बजे जब टाइम होगा तब न जाएगा, जब मरीज मर जाएगा तब गए। मर गया तभी गए वो लोग। और यहाँ ताला मार के रख दिया गया है। लाश को कोई देख नहीं रहा है। जिस तरह की परिस्थिति है देखिए आप लोग। आरसीपी सर आज युवा कर आ रहे थे, बहुत बार फोन किए, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं। हम प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से युवा से बोल रहे हैं, कोई नहीं, कोई ताला मार दिया गया है। देखिए घुसे नहीं हम लोग अंदर। अभी मरा लाश पर कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। बहुत स्थिति परिस्थिति खराब है। जब मर गए तो डॉक्टर को पता चला कि मर गए तो किट के देखने वाला आए हैं। देखिए क्या स्थिति है यहाँ का। देखिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है, नहीं कोई डॉक्टर देखने आता है। लोग 20 बार जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो भी नहीं सुनना चाहते हैं। नर्स तक नहीं आना चाहते हैं। बोलने पर चिल्लाता है नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे, ईटा से सिर फोड़ देंगे बोलेगा ज्यादा तो। सुई बोल रहा है आदमी, क्या लिखाया है पुर्जा पे, देना नहीं चाहता है सुई तक। सुई लिखा हुआ है, सुई लोग लाया हुआ है, सुबह से अभी तक दिया नहीं है। 5 दिन से कुछ नहीं 5 दिन से देखिए कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। 5 दिन से हम यहाँ भर्ती हैं, यहाँ कोई सुई कुछ नहीं दे रहा है। जांच रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं, जांच रिपोर्ट देता है 18 दिन हो जाता है, रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है। सबको दम लापरवाही। और इनका सुई लाए है वो भी लेके भाग गया है यहाँ का सारा। गुजरी बाढ़ में बहुत स्थिति परिस्थिति है, पूरा पीएमसीएच में पूरा स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है। सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन दवाई लेकर कोई देने वाला तक नहीं है। यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, थक गए। बाहर जाने नहीं दे रहा है, ताला मार दे रहा है बाहर से। लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है इन लोग को। कोरोना है चाहे नहीं है, लोगों को कोई देखने नहीं आ रहा है। तबीयत भी खराब है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लेना नहीं चाहते कि बिन कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, नहीं लेंगे। और लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं जैसा कुछ है ही नहीं।